हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम 365। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। आज हम करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं नाउन से रिलेटेड, उसको हम करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या जो हमने रूल्स पढ़े हैं अभी पिछली वीडियो में, हमने जो रूल्स पढ़े थे नाउन से रिलेटेड, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आई हैव ब्रॉट अप सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फॉर यू। देखते हैं कि उन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। और मैं पहले बता रहा हूँ आपको, जब आप कोई थ्योरी करते हैं तो उसी के तुरंत बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो इट इज़ नॉट गोना हेल्प यू। वो आपको हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पहले थ्योरी करी है आपने, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं तो उनको कर लीजिए, फिर आगे देन मूव ऑन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने ये पिछली वीडियो में भी बताई थी आपको एक, कि जब आप अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं, मान लो आप ग्रामर के नोट्स बना रहे हैं, तो ऑलवेज जब आप सारे के सारे कंप्लीट नोट्स बना चुके हैं मान लो, तो हमेशा कुछ पेजेस ब्लैंक उसमें ज़रूर और ऐड करें। वो किस लिए? वो इसलिए कि जब आप एक्सरसाइजेस करोगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करोगे, टेस्ट सीरीज करोगे, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे ऐसे नई नई चीज़ें निकल के आएंगी जो शायद आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें कवर्ड ना हो। तो उनको भी आपको ऐड करते चलना है। तो जैसे जैसे आप टेस्ट सीरीज और क्वेश्चंस करते जाओगे, आपके नोट्स जो हैं वो और एक्सटेंसिव और कंप्लीट बनते जाएंगे और आपकी सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो 100% कवर हो जाएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं 100% कवर करने की कोशिश करूँ हर टॉपिक से रिलेटेड। बट डेफिनेट सी बात है कि मैं भी हो सकता हूँ कि मेरा होराइजन इतना बड़ा ना हो कि मैं 100% कवर ना कर पाऊँ, कुछ चीज़ें रह जाएँ। तो बट दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय वेरियस टेस्ट से वो कवर हो जाएंगी। जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के उनसे हो जाएंगी, वो बाकी चीज़ें रही हुई उनसे कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के 2017 में आए हुए हैं, 2016 में आए हुए हैं। तो उनको हम देखते हैं और देखते हैं कि हमने जो रूल्स किए हैं उनके बेसिस पे वो सोल्व हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन बेंगलोर हैव नॉट कम टू विजिट अस। अब सिस्टर इन लॉज, इस तरह के जो नाउन्स होते हैं वो एक्चुअली क्या कहलाते हैं? कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स कौन से होते हैं? जो नाउन्स 2-3 सब्जेक्ट्स को मिला के वर्ड्स को मिला के बनते हैं, ऐसे नाउन्स को हम कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। अब सिस्टर इन लॉज, तो आपको देखने में लग रहा होगा कि एरर यहीं पे है, क्योंकि कभी भी सिस्टर इन लॉज नहीं होता, सिस्टर्स इन लॉ होता है। तो जब आप इन वर्ड्स को, कंपाउंड नाउन्स को जब प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे केस में जो एस आएगा प्लूरल का, वो हमेशा मेन वर्ड के साथ लगा हुआ होना चाहिए। तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? सिस्टर है। तो सिस्टर्स इन लॉ होएगा, ना कि सिस्टर इन लॉज। मतलब बहुत सारे सिस्टर्स इन लॉ हैं तो उनको सिस्टर्स इन लॉ बोलेंगे, ना कि सिस्टर इन लॉज। तो एरर इज इन पार्ट ए। The compound nouns like this are made plural by adding s in main part of the noun, which is sister here. So it will be my sisters-in-law. तो आई डोंट नो कि मैंने पिछली वीडियो में ये रूल किया है कि नहीं किया, बट अगर नहीं भी कवर हुआ तो प्लीज़ राइट डाउन दिस ऑल्सो, कि जब भी इस तरीके से कंपाउंड नाउन्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो जो एस आएगा प्लूरल का, जो एस लगाना है हमें, वो हमेशा मेन वर्ब जो होगा, सॉरी मेन सब्जेक्ट होगा, जो मेन उस कंपाउंड नाउन का जो मेन नाउन है उसके साथ लगाया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे सिस्टर है, मेन नाउन, मेन पार्ट ऑफ द नाउन जो है सिस्टर है, तो वहाँ पे सिस्टर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी गोट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग दार्जिलिंग ट्रिप। अब ये डेफिनेट सी बात है, मैंने करवाया हुआ है आपको। सीनरी जो है वो अपने आप में ही एक क्या है? प्लूरल है। उसके लिए सीनरीज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब डेफिनेटली बात है कि एरर जो है पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस में है। देख लेते हैं। यस, एरर इज इन द पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस, एज द नाउन सीनरी इज अनकाउंटेबल नाउन। ये मैंने बताया था आपको कि अनकाउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल के फॉर्म में भी एज इट इज इस्तेमाल होगा। एंड अनकाउंटेबल नाउन्स आर नॉट कन्वर्टेड इन प्लूरल फॉर्म इन दिस वे। इसको प्लूरल में इस तरीके से कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। सो रिप्लेस सीनरीज विद सीनरी। तो सीनरीज की जगह क्या आएगा? सीनरी ही आएगा। सीनरी में सब कुछ कवर हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि सीनरी है, अगर मैं कह रहा हूँ सीनरी ऑफ कश्मीर, तो उसमें पहाड़ भी आएंगे, नदियाँ भी आएंगी, झरने भी आएंगे, उसमें सब चीज़ आएंगी। अगला क्वेश्चन, द कार्ड्स आर माई फेवरेट गेम। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके नाम में ही ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है, कि वो देखने में लगते हैं कि वो ऑलरेडी प्लूरल है, बट एक्चुअली वो सिंगुलर वे में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कहा था सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं ऑलरेडी दे लुक लाइक अ प्लूरल,
वो प्लूरल के फॉर्म में दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली प्लूरल नहीं है। सब्जेक्ट कभी भी प्लूरल नहीं होगा और वो प्लूरल वर्ब नहीं आएंगे उसके साथ। अब कार्ड्स क्या है, यहाँ पे गेम की बात हो रही है। कार्ड्स का मतलब जो इंडिविजुअल पत्ते हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे। कार्ड्स एज अ होल लिया जा रहा है, एज अ गेम। तो इसका मतलब यहाँ पे बी में जो आर लगा हुआ है गलत है, क्योंकि कार्ड्स एज हम गेम की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल कार्ड्स की। इंडिविजुअल द पार्ट ऑफ दिस कार्ड्स, जो इंडिविजुअल पत्ते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जिसका मतलब एरर इज इन द पार्ट बी। There are some words which take s in their ends, so which seems like they are plural, but they are singular in reality. This include many games, बहुत सारे games आते हैं। And diseases names, disease के भी नाम है ऐसे, और others too. Card is one of them, so use is in place of are. तो r की जगह क्या आ जाएगा, is आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। I bought this sunglass for ₹2500। अब मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वो प्लूरल एस ई एस उनके हमेशा लगा होना चाहिए। तो सनग्लास इज़ वन ऑफ देम। हमेशा क्या आता है, सनग्लासेस आएगा, ना कि कभी भले ही आप एक ही सनग्लास आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपके जो फेस पे जो आप सनग्लास लगाओगे उसमें 2 होंगे ग्लासेस, तो यही मान के चल लीजिए कि इसको कैसे बोलना है कि सनग्लासेस बोलना है। तो हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सनग्लास नहीं आएगा, इट विल ऑलवेज बी सनग्लासेस। तो ये भी एक एरर है, ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है पिछले सालों में। तो एरर इज इन द पार्ट बी। देयर आर सम words which are necessary to be used in plural form, they can never be used in singular form. Sunglasses is one of them. तो ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो सनग्लासेस ही आएगा। तो ये आएगा these sunglasses, ना कि this sunglasses। I bought these sunglasses for ₹2500। तो पूरे दोनों ही वर्ड गलत हैं, this भी और sunglass भी। अगला देखते हैं। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ये भी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। द पुलिस इज, मैंने बताया था कि पुलिस, कैटल, गैंट्री, मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे। एक रूल था जो मैं पिछले वीडियो में बताया था मैंने, कि दे आर ऑलवेज दे बी यूज इन द प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होंगे। एंड दे विल ऑलवेज टेक द प्लूरल वर्ब। वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेंगे अपने साथ। पुलिस जो है, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस आएगा, ना कि पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अब ये देखने में सिंगुलर लग रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट द केस। हमेशा पुलिस जो है एक प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, तो इसलिए प्लूरल वर्ब ही लेगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो एरर इज इन द पार्ट बी। दे आर सम वर्ड्स विच सीम्स टू बी सिंगुलर। तो पुलिस को देखने में लगेगा कि सिंगुलर है, बट इन एक्चुअल दे आर प्लूरल एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज प्लूरल। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, गैंट्री हो गया, कैटल हो गया। तो गैंट्री मतलब हाई क्लास पीपल जो होते हैं उनको गैंट्री बोला जाता है। सो इन द पार्ट बी रिप्लेस इज विद आर, तो आर आएगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरीवन शुड सबमिट हर सेमेस्टर रिपोर्ट ऑन टाइम, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एक रूल बताया था आपको पिछली वीडियो में, कि जब सेंटेंस में ये मेंशन नहीं होता कि बॉय है, गर्ल है, लड़का है, लड़की है, मतलब जेंडर जो है इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड, देन इन दैट सिचुएशन वी विल ऑलवेज यूज द प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरीवन शुड। तो यहाँ पे जो नाउन है वो एवरीवन है, प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मतलब हर कोई है, उसमें लड़की भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसे केस में हम फीमेल जेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, फीमेल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब हर गलत आया हुआ है, इसकी जगह क्या आएगा, हिज आएगा। तो एवरीवन शुड सबमिट हिज सेमेस्टर रिपोर्ट ऑन टाइम, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो वो ये एरर इज इन द पार्ट बी ऑफ द सेंटेंस। हिज विल कम इंस्टेड ऑफ हर व्हेन जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड इन द सेंटेंस, द प्रोनाउन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर विल कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनी शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये भी अपने आप में है। अब मैंने आपको एक रूल में बताया था कि जो शीप है ये अपने आप में सिंगुलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लूरल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए शीप्स करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब पार्ट ए में ही सेंटेंस में गड़बड़ी है। यस, द एरर इज इन द पार्ट ए। देयर आर मैनी वर्ड्स विच आर यूज्ड इक्वली इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब वो इक्वली सेम वे में ही सिंगुलर में भी इस्तेमाल होंगे, प्लूरल में भी इस्तेमाल होंगे। उनके लिए आपको एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि शीप हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया। सो रिप्लेस शीप्स विद शीप इन द पार्ट ए। तो शीप्स की जगह आप क्या इस्तेमाल करोगे, शीप का इस्तेमाल करोगे। तो यू डोंट हैव टू पुट एस
आफ्टर इट टू मेक इट प्लूरल, वो अपने आप में ही प्लूरल में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और सिंगुलर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला देखते हैं 8th क्वेश्चन, बीइंग अ बेनेवोलेंट इन नेचर ही डोनेटेड 10,000 रुपीज टू द ओल्ड एज होम ऑफ रांची। अब एक रूल मैंने बताया था कि जब नंबर्स वाले जो ऐसे वर्ड्स जो आइडेंटिफाई करते हैं नंबर्स, साइज, लेंथ, इस तरीके से, जैसे कि 10,000 तो 1000 के आगे 10 लगा हुआ है, तो जब हम उसके नंबर आगे उसके मेंशन रहता है तो उसके जो 1000 है इस तरीके से कभी भी उसके प्लूरल बनाने के लिए, और प्लूरल में नहीं इस्तेमाल होगा वो एस, उसकी फॉर्म नहीं चेंज होगी। जैसे मैंने बताया था कि 12 डजन्स नहीं होगा, 12 डजन ही रहेगा, तो डजन ही रहेगा, भले उसके आगे 12 लगा दो, 50 लगा दो। अब आपको लग रहा है कि 50 डजन है तो 50 डजन्स होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत सारे डजन्स हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब आप किसी जो ऐसे वर्ड्स जो कि आइडेंटिफाई करते हैं क्वांटिटी को, मेजरमेंट को, उसके आगे न्यूमरल नंबर लगाते हो 10, 20, 50, 1000 जितना भी लगाते हो, तो ऐसे केस में जो मेन वर्ड है जो मेजरमेंट शो कर रहा है उसके आगे एस नहीं लगाना है। तो न्यूमरल के बाद 1000 आ रहा है, 10,000, तो 10,000 रुपीज़ आएगा, ना कि 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका मतलब सी पार्ट में गड़बड़ी है। एरर इज इन द पार्ट सी ऑफ द सेंटेंस, 1000 विल कम इंस्टेड ऑफ थाउजेंड्स। तो ये रूल भी मैं बता चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गेंट्री ऑफ दिस कॉलोनी वॉज प्रेजेंट इन द कम्युनिटी हॉल फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ होली। ओके, मैंने सॉल्यूशन इसमें यहीं पे लिख दिया है, कोई नहीं। चलो बी पार्ट में इसमें गड़बड़ी है क्योंकि गेंट्री जो है, जैसे मैंने पुलिस बताया था ऐसे ही गेंट्री है। गेंट्री भी एक वर्ड है जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही इस्तेमाल किया जाता है, तो वाज की जगह वर आ जाएगा। गेंट्री क्या होती है? इट इज़ अ क्लास ऑफ पीपल जो कि हाई क्लास होती है, मतलब जो नोबिलिटी है, रॉयल क्लास को छोड़ के जो बाकी उससे हायर क्लासेस जो रहते हैं, जो हायर क्लास ऑफ पीपल है उनको हम गेंट्री बोलते हैं। और गेंट्री इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब ही आएगा ही आएगा, तो वाज नहीं आएगा यहाँ पे, वर आएगा यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजनेस हाउसेज हैव टू पे कस्टम टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। तो इसमें एरर कहाँ पे है? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कस्टम टैक्स लिखा हुआ है। कस्टम क्या होता है? कस्टम मतलब होता है जो हमारी फैमिली के जो ट्रेडिशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको बोला जाता है कस्टम। यहाँ पे आएगा कस्टम्स टैक्स। कस्टम्स टैक्स होता है जो गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती है जब आप सामान को इधर उधर ले जाते हो, देश से बाहर ले जाते हो, देश से बाहर से लेके आ रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड दैट कस्टम्स टैक्स, ना कि कस्टम टैक्स। तो आपने देखा ही होगा कि जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है कस्टम्स, खाली कस्टम्स लिखा रहेगा, तो इट इज़ नॉट कस्टम, इट इज़ कस्टम्स। तो कस्टम जो होता है वो ट्रेडिशंस होते हैं जो हमारी फैमिलीज़ के होते हैं, जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है, उनको जिस वे में होती है वो अपब्रिंगिंग, उसको हम कस्टम बोलते हैं, ना कि कस्टम्स। तो यहाँ पे कस्टम्स आएगा। हेयर रिप्लेस कस्टम विद कस्टम्स एज कस्टम मीन्स ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स मीन्स ड्यूटी। तो कस्टम मेक्स नो सेंस हेयर, रिप्लेस इट। अगला क्वेश्चन देख, द चाइल्ड हु वॉन द स्विमिंग चैंपियनशिप वॉज अ बॉय, इट वॉज अ वेरी एक्टिव। अब ये भी ऐसा क्या है, इसमें देखने से पता लग रहा है कि इट वॉज वेरी एक्टिव, तो यहीं पे गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे इट की जगह ही आ जाएगा, ही वॉज वेरी एक्टिव, तो यही यहाँ पे एरर इज इन द पार्ट डी ऑफ द सेंटेंस। तो ही विल कम इंस्टेड ऑफ इट, तो इट गलत इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, तो इट की जगह क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। द चाइल्ड हु वॉन द स्विमिंग चैंपियनशिप वॉज अ बॉय, तो इट वॉज वेरी एक्टिव नहीं आएगा, ही वॉज वेरी एक्टिव आएगा, तो गलत प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो वैसे भी यूजुअली जो है इट है, जो हमेशा यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, बट यहाँ पे जब ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि चाइल्ड है तो वहाँ पे ही आ जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, द टेबल्स लेग्स आर कार्व्ड ब्यूटीफुली। अब एक रूल ये भी है, आई डोंट नो, मैंने पिछले उसमें वीडियो में बताया नहीं बताया कि जब हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये भी आप अगर आप रूल नहीं बताया गया है तो प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि टेबल है, टेबल के लेग्स की हम बात कर रहे हैं, तो टेबल्स लेग्स नहीं बोलेंगे, टेबल लेग्स ही बोलेंगे। टेबल्स लेग्स कुछ नहीं होता है। एपोस्ट्रोफे जो साइन है वो कभी भी इसको प्लूरल बनाने के लिए, मतलब सॉरी प्लूरल कह रहा हूँ, वो टेबल के लेग्स को बताने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं है, द टेबल लेग्स आएगा यहाँ पे। ऐसे ही ध्यान रखिए, जब भी कहीं भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है तो वही एरर है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफे नहीं आएगा।
तो यहाँ पे टेबल लेग्स आर कार्व्ड ब्यूटीफुली, तो एरर इज इन द पार्ट ए। तो यही इसमें एरर है कि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी साइन के साथ एस लगाया गया है जो कि नहीं आएगा। द टेबल लेग्स सिंपली यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, आई यूजुअली विजिट माई अंकल्स ऑन संडेज। अब ये क्या है, अब यहाँ पे आपको देखने लग रहा होगा कि बी पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा ही नहीं कि माई अंकल्स हाउस या माई अंकल्स होम या माई अंकल्स प्लेस। तो ग्रामर में कई बार होता है कि ये सब चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, तो इसका मतलब ये कि उनकी प्लेस पे जा रहा हूँ, उनके घर जा रहा हूँ। तो माई अंकल्स हाउस भी होता अगर, तो वो भी सही होता, और माई अंकल्स भी यहाँ पे सही है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी है। देयर इज नो एरर इन अबव सेंटेंस, देयर इज नो नीड टू राइट कंप्लीट फॉर्म एज माई अंकल्स होम। आई एम यूजुअली विजिट माई अंकल्स होम भी लिख लो चाहे तो आप, चाहे लिख लो आप आई यूजुअली विजिट माई अंकल्स ऑन संडेज। दिस फॉर्म इज एक्सेप्टेबल इन ग्रामर, सो नो नीड टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट्स। जैसे कि एग्जाम्पल सेंट मैरीज मीन्स सेंट मैरी चर्च। तो अब जैसे हम कहते हैं कि आई एम गोइंग टू सेंट मैरीज, तो इसका मतलब क्या है कि मैं सेंट मैरी चर्च में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करी जा सकती है, एंड दिस इज एक्सेप्टेबल। अगला देखते हैं, माई कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड दिस वीक एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर हिम। अब मैंने एक रूल बताया था आपको पिछली वीडियो में कि जब कजिन्स का इस्तेमाल करेंगे हम, तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं आएगा, ओनली कजिन इज सफिशिएंट, कजिन अपने आप में सफिशिएंट है। तो माई कजिन ब्रदर इज सुपरफ्लुअस, ये गलत है, और इंडिविजुअल जो कजिन है वो अपने आप में सफिशिएंट है। तो एरर इज इन द पार्ट ए। तो कजिन ब्रदर इज रॉन्ग, ओनली कजिन विल कम। तो कजिन ब्रदर हो या चाहे कजिन सिस्टर हो, तो खाली कजिन लिखना है उसको, ना कि कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर। अगला देखते हैं, एयर इज़ नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। अब इसमें क्या है, मैंने एक रूल बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में अलग मीनिंग देते हैं और प्लूरल फॉर्म में अलग मीनिंग देते हैं। उस एयर उनमें से एक है। तो एयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, हवा जो है, और एयर्स होती है प्राउडनेस, एरोगेंस, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे उस एयर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था जो कि प्राउडनेस और एरोगेंस को आइडेंटिफाई करती है। तो इसका मतलब ये सेंटेंस के ए में गलती है। तो एरर इज इन द पार्ट ए। हियर एयर्स विल बी यूज्ड, एयर मीन्स विंड विच इन आउट ऑफ कंटेक्स्ट हेयर। तो एयर्स मीन्स एरोगेंस विच सूट्स हेयर, सो रिप्लेस एयर विद एयर्स। तो एयर्स आएगा, तो एयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। एयर्स मतलब होता है एरोगेंस, तो एरोगेंस सही नहीं है आपके इंटेलेक्ट के लिए। तो एयर्स आर नॉट गुड फॉर योर इंटेलेक्ट। अब क्योंकि प्लूरल फॉर्म है तो आर आएगा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन शुड बी परसिस्टेंस इन वर्क इफ वन वांट्स टू सक्सीड। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वन शुड बी परसिस्टेंस। अब ये क्या है, परसिस्टेंस तो एक क्या है, एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे क्या है, वन शुड बी परसिस्टेंट आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि परसिस्टेंट जो है नाउन है। तो काम में परसिस्टेंट होना चाहिए, काम में परसिस्टेंस इस एब्सर्ड, वो एब्सर्ड है, बकवास है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बैठता। तो वन शुड बी परसिस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब बी पार्ट में गड़बड़ी है। यार हेयर वी नीड नाउन नॉट एडजेक्टिव, सो परसिस्टेंस विल बी रिप्लेस्ड विद परसिस्टेंट। अगला देखते हैं, द स्कल्पचर हैज़ मेड ब्यूटीफुल डमी। अब स्कल्पचर यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि स्कल्प्टर होगा जो बनाता है। तो TOR SCULP TOR उसको बोलते हैं, जो मूर्तियाँ बनाने वाले को स्कल्पटर बोलते हैं, ना कि ये। स्कल्पचर तो अपने आप में मूर्ति हो गई, तो मूर्ति ने किसी ब्यूटीफुल डमी को नहीं बनाया है, जो बनाता है मूर्तिकारक उसने ब्यूटीफुल डमी को बनाया है, तो स्कल्पटर आएगा। तो हेयर इनकरेक्ट वोकेबलरी इज यूज, वोकेबलरी की गलती है यहाँ पे। तो स्कल्पटर मीन्स आइडल होता है, एंड वी नीड हेयर अ पर्सन हु मेक्स स्कल्पचर, दैट इज स्कल्पटर। तो स्कल्पटर इस्तेमाल किया जाना है यहाँ पे। अगला देखते हैं, माई पैंट्स आर 4 साइजेस लार्ज। ये एक क्वेश्चन है। मैंने फिर बताया था आपको कि जब साइज़ मेजरमेंट्स की बात होती है और उसके आगे न्यूमरल लगाया जाता है, तो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो माई पैंट्स आर 4 साइज लार्ज आएगा, ना कि साइजेस। तो एरर इसका मतलब सी पार्ट में है, रिप्लेस साइजेस विद साइज। हेयर सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन विल बी यूज, नो नीड टू यूज प्लूरल फॉर्म। मैंने बताया था जब न्यूमरल आगे लग जाएगा तो ऐसे केस में जो मेन मेजरमेंट वाला वर्ड है वो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, उसको प्लूरल में नहीं बनाया जाएगा, तो 4 साइज लार्ज आएगा। अगला देखते हैं, इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर विल बिगिन फ्रॉम ट्यूसडे।
अब इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है, इंटरव्यूज़ में गड़बड़ी लग रही है मुझे, क्योंकि इंटरव्यूज़ जो है एक प्रोसीजर है, इंटरव्यू एक प्रोसीजर है और प्रोसीजर्स कैन नॉट बी प्लूरल, वो सबके लिए सेम होंगे, भले ही कितने ऑडिटर्स आ जाएँ वो अपना इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू अपने आप में एक क्या है, एक प्रोसीजर है जो कि प्लूरल फॉर्म में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो एरर इज इन द पार्ट ए, रिप्लेस इंटरव्यूज विद इंटरव्यू एज प्रोसेस इज सिंगुलर नॉट प्लूरल, हैंस सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन विल बी यूज्ड हियर। तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन इस्तेमाल होगी, इंटरव्यू ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज टैलेंट इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब देखेंगे आप, जब हम लगते हैं कि अमंग द, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द, जब इस तरीके से वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, तो यहाँ पे टास्क जो आएगा प्लूरल आएगा, टास्क नहीं आएगा, टास्क आएगा। क्यों? क्योंकि अमंग द बहुत सारे टास्क में से ये 3 टास्क जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एम्प्लॉय के टैलेंट को नर्चर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़, तो दीज आर वन ऑफ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में टास्क का इस्तेमाल किया जाना है। तो एरर इज इन द पार्ट बी, हियर अमंग वर्ड इज यूज विच इज़ यूज फॉर प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, सो रिप्लेस टास्क विद टास्क्स। तो अमंग बहुत सारों में से ये 3 ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे टास्क आएंगे यहाँ पे, तो टास्क। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं था कि ये सारे क्वेश्चंस अपने आप में सफिशिएंट है, ये क्वेश्चंस कुछ दिखाने का ये था कि कैसे रूल्स को आपको अप्लाई करना है। जब आपके सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, सारे जितने भी ये मैंने आपको बताए थे, आपको अच्छे से बिल्कुल सुपरफिशियली आपके दिमाग में होंगे, टिप्स पे होंगे, तो ये चीज़ें आपको तुरंत एरर में देख के तुरंत दिमाग में आएगी यहाँ पे गड़बड़ी है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सब और सिर्फ तभी आएगा जब आप उसको रेगुलरली अच्छे से रटेंगे, हर 8 से 10 दिन में या वीकली उसको एक बार रिवीजन करते रहिए। जब एग्ज़ाम तक, जब तक है आपके कम से कम 15-20 रिवीजन हो जाने चाहिए, तब जाके समझिए कि आपकी चीज़ें टिप्स पे होंगी, और तभी आप देख के जो एरर वाले क्वेश्चन होंगे तुरंत उनको देख के समझेंगे कि हाँ इस पार्ट में गड़बड़ी है। और मैंने बताया था आपको कि जितने भी नोट्स बना रहे हैं आप, नोट्स के बाद कुछ ब्लैंक पेजेस हमेशा छोड़िए। वो इसलिए कि जब आप टेस्ट सीरीज़ करेंगे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें निकलती आती रहेंगी हर टेस्ट में। तो जब आप टेस्ट को एनालाइज करेंगे, और ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट को एनालाइज करिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें देखिए क्यों गलत हुए हैं, उनके बेसिस पे कुछ ट्रिक्स निकल के आती हैं, कुछ नए रूल्स समझ में आते हैं, तो उनको उन ब्लैंक पेजेस में ऐड करते रहिए, तो आपके नोट्स और कंप्लीट और बेटर होते जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करता था, मैंने कम्प्लीटली अपनी पढ़ाई ऐसे ही करी है हमेशा, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू एंड कवर एवरीथिंग। और एफिशिएंट भी तरीका भी है ये बहुत, तो इसलिए मैं कहूँगा। तो फिर अगली वीडियो देखते हैं, हम अगला पार्ट ऑफ स्पीच अब देखेंगे, और अगली वीडियो में फिर हम ग्रामर की एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो सब्सक्राइब करिए प्लीज़ हमारे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों में जितना हो सकता है, और थैंक यू। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो के साथ।